डेटाबेस में भंडारित अभिलेख जो रिकॉर्ड है वो परिवर्तन के जोखिम के बिना संबंधित हितधारकों को दृष्टिगोचर करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप जो जो बेनिफिशियरीज हैं उनको विजिबल होंगे बिना चेंज किए ही, सिर्फ बेनिफिशियरीज को। ठीक है, संपूर्ण डेटाबेस की प्रतियों को बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क पर भंडारित किया सकता है जिनका तुल्यकालन सेकंड के भीतर होता है। ये भी सही है। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेनों का मिश्रण है जो चयनित डेटाओं की अनुमति देता है, और गणितीय एल्गोरिथम एक बार अभिलिखित किए गए और स्वीकार किए गए फिर किसी भी डेटा के परिवर्तन या विलोपन को असंभव बना देते हैं। और इसके चार के चारों ऑप्शन आपके यहीं लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि ये यूपीएससी का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको मैंने डिटेल में देखा था, इसमें चार के चारों स्टेटमेंट सही है और यूपीएससी मोस्ट प्रॉब्ली इसको बदलेगी इसके आंसर को, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जहाँ के चार पे चारों हो। तो अगर आपको मारना हो जबरदस्ती तो सी ऑप्शन आप मारेंगे, आप 3 को छोड़ देंगे, ठीक है, 1, 2 और 4 को। लेकिन कंसोर्टियम ब्लॉकचेन का मतलब ये कि पब्लिक और प्राइवेट की मिक्सिंग है। इसमें डाटा थोड़ा बहुत प्राइवेट रहेगा, हमको जिसको शेयर किया गया उसको दिखेगा, थोड़ा बहुत आप मल्टीपर्पज यूज के लिए या मॉनिटरिंग के लिए पब्लिक भी कर सकते हैं। तो सेमी डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये आधा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा अगर हम कंसोर्टियम की बात करेंगे तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने इस पे देखिए अपने आराम से इस पेपर में मेंशन भी किया हुआ है। ये सभी चारों सही हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं सभी चारों का तो हम क्या करेंगे? इसमें से हम सी को मारेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप जानते हैं कि एक ही साथ आप ये एक तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है और डेमोक्रेटाइज्ड भी है। तो अगर ये दोनों तरीके से होगा तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप जैसे मान लीजिए अगर आपने एक पेंटिंग बनाई और आप चाहते हैं कि पब्लिक ना हो, ये जिसको आप बेचना चाहते हैं उसी और आपके बीच में रहे, ये सरकार बीच में से पैसा ना काटे या पैसा ना मारे, तो आप ब्लॉकचेन के थ्रू आप इसका ट्रेड कर सकते हैं और आपका कॉपीराइट भी वायलेट नहीं होगा। और ये सच है कि संपूर्ण डेटाबेस को बहुत सारे कंप्यूटरों के साथ एक नेटवर्क पर भंडारित किया सकता है जिसका तुल्यकालन सेकंडों के भीतर होता है। बिल्कुल भंडारित किया जाएगा, लेकिन ये पब्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां जहां आप चाहेंगे, जहां जहां दोनों लोगों के बीच जिनके एग्रीमेंट हुआ वो चाहेंगे वहीं वहीं होगा। ये कंसोर्टियम ब्लॉकचेन सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेनों का मिश्रण है जो कि चयनित डेटा पहुंच की अनुमति देता है। ये भी सच है, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं। और सिंपल सी बात है कि मैथमेटिकल एल्गोरिथम एक बार अभिलिखित किए गए और स्वीकार किया जो किसी भी डेटा के परिवर्तन या विलोपन को असंभव बना देता है। तो एक बार अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया तो डेटा में चेंज या विलोपन इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसको ज्यादा सिक्योर माना जाता है। चार के चार ऑप्शन सही है, लेकिन कुछ नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन में नहीं है, तो हम सी मारेंगे इसमें। एक ई वाणिज्य रेवेन्यू मॉडल जहां विक्रेता के पास कीमत निर्धारण पर नियंत्रण तो है किंतु विक्रेता उत्पादों का स्टॉक नहीं रखता है। कीमत निर्धारण पर नियंत्रण है लेकिन उत्पादों का स्टॉक नहीं है। इसके बदले किसी अन्य पक्षकार आपूर्तिकर्ता को ग्राहक के ऑर्डर और लदान संबंधी विवरण भेजता है, ठीक है, जो आगे सीधे ग्राहक को सामान भेज देता है। यहाँ पे कह रहा है कीमत निर्धारण पे कंट्रोल है लेकिन विक्रेता उत्पादों का स्टॉक नहीं रखता, स्टॉक कहीं और रखवाया हुआ है। इसके बदले किसी अन्य पक्षकार आपूर्तिकर्ता को ग्राहक के ऑर्डर और लदान संबंधी विवरण भेज देता है जो आगे ग्राहक को सामान भेज देता है। ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, ठीक है। बहुत सारे क्विक कॉमर्स बिजनेस यही काम कर रहे हैं कि जैसे आपने कहीं से ऑर्डर किया, उसने स्टोर वाले से कांटेक्ट किया, स्टोर वाला आपके घर पे जाके डिलीवर कर दिया। पैसा कौन निर्धारित कर रहा है यहाँ पे? बस स्टोर वाला ना करके जहां से आपने ऑर्डर किया वो निर्धारित कर रहा है, ठीक है। तो ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। और एक दूसरा इसमें मॉडल है एफिलिएटेड रेवेन्यू मॉडल। इसमें दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए कमीशन लेते हैं लोग इसमें, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें प्राइस पे कंट्रोल किसका रहता है? इसमें प्राइस पे कंट्रोल उसका नहीं रहता है जो प्रमोशन कर रहा है, जो कमीशन खाने वाला होता है उसका नहीं रहता, प्राइस पे कंट्रोल किसी और का रहता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग मॉडल में प्राइस पे कंट्रोल जो सेलर है उसी का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे है ट्रांजेक्शन की रेवेन्यू मॉडल, जो ट्रांजेक्शन फी रेवेन्यू मॉडल। ये क्या करता है? आप ट्रांजेक्शन फी रेवेन्यू मॉडल आप जानते हैं, पेमेंट गेटवे वगैरह जैसे होते हैं वो ट्रांजेक्शन का पैसा लेते हैं, ठीक है। जैसे पेपाल हो गया, कई बार पेटीएम वगैरह भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यूपीआई पेटीएम का पेमेंट गेटवे नहीं है, लेकिन पेमेंट गेटवे जो अन्य पेमेंट लिंकों से जोड़ दे आप,
तो यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन फ्री रेवेन्यू मॉडल है कि ट्रांजेक्शन का पैसा लेगा, और एजेंसी रेवेन्यू मॉडल है। इसका मतलब है कि एजेंसी जो बिजनेस को प्रोडक्ट पे चार्ज तो करेगी, लेकिन स्पेशलाइज सर्विस के नाम पे करेगी। ठीक है, एजेंसी रेवेन्यू मॉडल का मतलब ये होता है। जैसे आपने डिजी मार्केटिंग में देखा है कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा आपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप जो एजेंसी जो है बिजनेस को प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए अनुमति दे रही है, लेकिन एजेंसी का ना तो बिजनेस के प्राइस पोर्टफोलियो पे कोई कंट्रोल है, ना तो किसी और चीज पे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया कि कोई कंटेंट आपके लिए बना रहा है, आपने कंपनी बनाई, वो आपका प्रमोशन कर रहा है, सारा कंटेंट के अंदर क्या है और कंटेंट का कितना पैसा आपने डिसाइड किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि प्रमोट करने वाले के ऊपर। तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। 42 43 है कौन सा, आरबीआई के एफआई इंडेक्स के 3 मुख्य उप सूचकांकों को सटीक रूप से दर्शाता है। देखिए फाइनेंशियल इंडेक्स के 3 जब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के 3 पिलर हैं, एक तो है एक्सेसिबिलिटी या पहुंच, और एक है यूजेबिलिटी या उपयोग, और एक है क्वालिटी। इसको मैं बोलता हूं AUQ। और एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड क्वालिटी, ये बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जब मैं इकोनॉमी बताता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप आरबीआई के लिस्ट जो पब्लिकेशन के हैं, जब मैं इसको लिखाता भी हूं मैं कि आप आरबीआई जितने भी पब्लिकेशन करती है, कुछ 6 महीने के लिए, कुछ 1 साल के लिए, उन सारे पब्लिकेशन की एक लिस्ट बनाइए और उनके क्या आधार है, बस उतना आप लिख लीजिए। रैंक कितनी किसकी आई है वो बाद की बात हो, वो यूपीएससी जल्दी नहीं पूछता है। इसके अलावा भारत के डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्किंग फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC का मूल उद्देश्य क्या है? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि छोटे जो बिजनेस वाले हैं, छोटे MSME या छोटे व्यापारी व बिजनेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, इनको फ्लिपकार्ट वाले या बड़े अमेजन वाले बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लूट के न रख ले, ठीक है, या वो अपने मनमानी ढंग इन पे न चलाए। तो ये सभी नेटवर्कों के बीच अंतर संचालितता को समर्थन बनाकर बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। आप जरा सोचिए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है इसको, तो सभी डिजिटल वाणिज्यिक लेन देनों पर सरकारी नियंत्रण, सरकार हमेशा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, दुनिया और लिबरलाइज हो रही है, तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा कि नियंत्रण करे, वो आसान करेगी। निजी ई कॉमर्स व्यापारियों को प्रतिस्थापित करना, बिल्कुल नहीं कि उनको हटा के थोड़े हटाएगी, सरकारी थोड़े बनाना है इसको, ये छोटे व्यापारियों को और भी प्राइवेट को प्रमोट करे, लेकिन ये छोटे प्राइवेट को प्रमोट कर रही है। और बाकी सी मैंने बता ही दिया, सभी ऑनलाइन लेन देनों के लिए यूपीआई आधारित भुगतान को अनिवार्य करना, ये भी गलत है। तो ये ओपन नेटवर्क का मतलब ही है कि अंतर संचालियता हो, इंटरऑपरेबिलिटी हो, ताकि बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के प्रभुत्व को समाप्त किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीआई और सीबीडीसी। देखिए यूपीआई में सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना। यूपीआई एक तत्काल भुगतान प्रणाली, बिल्कुल रियल टाइम में पैसा जाता है, आप पेमेंट करते हैं तुरंत पैसा जाता है, पेटीएम करो। और किंतु डिजिटल रुपया राष्ट्रीय कागजी मुद्रा के सदृश है, बिल्कुल सही है। डिजिटल रुपया का मतलब क्या है? वही जो नोट आपके पास है वो ऑनलाइन हो। अगर यूपीआई के मामले में धन को जैसे ही नामे डाला जाता है और जमा किया जाता है, अंतिम उपभोगकर्ताओं के लिए निपटान तत्काल हो जाता है, किंतु डिजिटल रुपया के मामले में निपटान नहीं हो पाता है, क्योंकि वॉलेट का शेष का अन्य वर्ड में अंतरण हो जाता है। ये भी सही है। आप यहाँ पर रियल टाइम ट्रांसफर हो रहा है तो अंतिम उपभोगकर्ताओं के लिए निपटान तत्काल हो जाता है, तुरंत आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में पैसा है यूपीआई में। लेकिन डिजिटल रुपया के मामले में निपटान नहीं हो पाता, क्योंकि वॉलेट शेष का अन्य वॉलेट में अंतरण हो जाता है। जो वॉलेट में शेष पैसा बचा हुआ है वो दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, तुरंत सेटल नहीं होता है ये। ठीक है, और ये यूपीआई लेन देनों को बैंक द्वारा अभिलिखित किया जाता है और उन्हें बैंक विवरणों में दर्शाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कटता है। किंतु डिजिटल रुपया के मामले में बैंक विवरणों में कोई डेटा नहीं दर्ज किया जाता, क्योंकि लेन देन वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है। बिल्कुल, ये वॉलेट है, मेरे वॉलेट में इतना पैसा है तो मैंने वॉलेट से वॉलेट में दे दिया, तो यहाँ बैंक क्यों? बैंक का मतलब ही नहीं, वॉलेट के पीछे बैंक बैकअप के लिए थोड़े खड़ा है। ठीक है, तो इसमें वॉलेट टू वॉलेट रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, ये भी सही है। तो एक ही बचा जो गलत होगा, एक बार हम लोग पढ़ रहे थे, दोनों मामलों में यूपीआई और डिजिटल रुपया में उपयोगकर्ता और उनसे संबंधित बैंकों पर देता होती ना। यूपीआई में देता बैंक की होती है। अगर आपने किसी को यूपीआई ट्रांसफर किया तो आपका बैंक दूसरे के बैंक को पैसा देगा। ठीक है, लेकिन आरबीआई में जो देता होती है वो
आरबीआई की होती है, बैंकों की नहीं होती है। तो इसमें आरबीआई आपको गारंटी देता है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, साइंड बाय आरबीआई गवर्नर, जैसे नोट पे लिखा होता है वैसे ये डिजिटली होगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा डी होगा। अब आप हम आप आते हैं लास्ट, इसमें 2-3 क्वेश्चन और है इसमें इकोनॉमी में, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग साइंस टेक को देखेंगे। रियल वर्ल्ड एसेट्स RWA टोकनाइजेशन के बारे में कौन सा सही है? टोकनाइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए रियल वर्ल्ड एसेट को डिजिटल में बदलाता है। बिल्कुल, टोकनाइजेशन का मतलब क्या है कि रियल वर्ल्ड जो एसेट है, यानी भौतिक सामान जो फिजिकल गुड्स, भौतिक वस्तुएं जो है, इनको आपने क्या किया, इनको टोकनाइज कर दिया, इसको डिजिटल पैसे में कन्वर्ट करना चाहिए, इनका एक डिजिटल एक्सेस या टोकन रख लिया आपने। अब आपको बार बार सामान बेचने के लिए बार बार चेकअप करवाने की या सामान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आप घर बैठे लेन देन कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन 24/7 पहुंच प्रदान करता है, बिल्कुल, जिससे वित्तीय समावेशन का संवर्धन होता है। बिल्कुल सही बात है। रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन भारत में लोगों को उच्च समृद्धि निवेश के अवसरों तक पहुंच प्रदान करेगा। बिल्कुल, अगर आपका रियल एसेट टोकनाइज्ड है तो इन्वेस्टमेंट के मौके बार बार मिलेंगे, जब चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे आप में कोई इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, या आपके एसेट में कोई इन्वेस्ट कर सकता है, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, एक बॉन्ड जिसके आगम का उपयोग केवल पर्यावरणीय और सामाजिक परियोजनाओं दोनों के एक संयोजन के वित्त पोषण अथवा पुनर्वित्त पोषण के लिए कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे दे दिया है, पर्यावरणीय के लिए होता है ग्रीन बॉन्ड और सामाजिक के लिए होता है सोशल बॉन्ड। तो फिर बचा क्या जिसमें दोनों का होगा? वो सस्टेनेबिलिटी है, जिसमें ग्रीन और सोशल दोनों है। ये सी है। सस्टेनेबल होने का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का मतलब एक तो लोग हैं, एक तो पर्यावरण है। ठीक है, तो लोग और पर्यावरण और एक अर्थव्यवस्था है। ये आर्थिक विकास भी हो गया इसमें। तो इसमें लोग और पर्यावरण जहां दोनों हो वहां पे संधारणीयता की बात होगी। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड अगर सिर्फ अकेला ग्रीन होता तो जलवायु परिवर्तन संबंधित अगर पैसे उठाने होते किसी को तो होता फंडिंग, जलवायु परिवर्तन संबंधित प्रोजेक्ट की हो, अगर ग्रीन प्रोजेक्ट की फंडिंग करनी हो तो ग्रीन बॉन्ड होता, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड है। लास्ट बॉन्ड के सॉवरेन बॉन्ड नहीं, सरकारों का बॉन्ड नहीं है ये। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम एमएसएमईज के वित्त पोषण में M1 एक्सचेंज की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? M1 एक्सचेंज एमएसएमई को समपार्श्विक या कोलेटरल आधारित ऋण उपलब्ध कराता है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। कोलेटरल अगर कोई रखवाएगा इसका मतलब ये कि छोटे बिजनेस आगे ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। एमएसएमई का मतलब छोटे बिजनेस है। ठीक है, M1 एक्सचेंज सूक्ष्म लघु और एमएसएमई के लिए इनवॉइस और विनिमय पत्रों का बट्टा काटने को इजी बनाता है, सुगम बनाता है, सुकर बनाता है, इजी बनाता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि भाई इनवॉइस और विनिमय पत्र बहुत आसान होंगे, ऑनलाइन होंगे और आप जाके वहां पे ले सकते हैं। ऑफलाइन भी होंगे तो आप जाके वहां पे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। और इसी के लिए बनाया भी गया था। M1 एक्सचेंज एमएसएमई के लिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है ये एक जैसे एक्सचेंज मार्केट, जैसे हम लोग शेयर मार्केट पढ़ते हैं तो वो एक्सचेंज प्लेस है, वो ये कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं देता है ये, तो ये अपने आप में गलत है। क्रेडिट रेटिंग को कौन मैनेज करता है? सेबी। M1 एक्सचेंज को कौन मैनेज कर रहा है? आरबीआई। ठीक है, इन दोनों में यही फर्क है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। ठीक है, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें? थर्ड अगर गलत है, फर्स्ट गलत है, केवल 2 बी। निम्नलिखित में कौन सा फिस्कल पॉलिसी के संदर्भ में निजी निवेश के बहिर्गमन का प्रभाव है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी व्यय बढ़ने के कारण निजी निवेश बढ़ जाता है, ये क्राउडिंग इन है, भीड़ को बुलाना। क्राउडिंग इन क्या है? अगर सरकारी खर्च बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, फिर निवेश बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट में क्राउड बढ़ेगा। एक ऐसी स्थिति जहां पे सरकारी उधार के परिणाम स्वरूप ब्याज दरें उच्च हो जाती हैं, इससे निजी निवेश घट जाता है। बिल्कुल, ये क्राउडिंग आउट है, क्राउडिंग आउट है ये, यही इसका आंसर है। फिर भी हम बाकी दोनों ऑप्शन देख लें। एक ऐसी जहां करों में वृद्धि होने के कारण निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ जाता है। अगर टैक्स में वृद्धि होगी तो इसका मतलब है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम होगा, खर्च करने के लिए पैसा, तो फिर निवेश कैसे बढ़ेगा? निवेश घटेगा ना।
एक ऐसी स्थिति जहां पे सरकार द्वारा किए गए व्यय का समग्र मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार द्वारा किए गए व्यय का समग्र मांग पे हमेशा प्रभाव पड़ता है, और वो कैसा पड़ता है? समग्र मांग बढ़ जाती है। सरकार लोगों के हाथ में पैसा अगर देगी तो लोग सामान खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। तो सिर्फ बी इसका आंसर है। दुर्लभ मृदा तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। एआई में, रोबोटिक्स में और स्पेस रिसर्च में आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों, जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों में दुर्लभ मृदा तत्वों का व्यापक रूप से उपयोग किया था। बिल्कुल बहुत डिमांड में है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। दुर्लभ मृदा तत्व खनन में चीन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। बिल्कुल सही बात है, ऑलमोस्ट 70% के पास है, 69% है एग्जैक्टली, लेकिन ऑलमोस्ट आप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत की हिस्सेदारी है, गलत बात है। इसके बाद यूएस की हिस्सेदारी है, और फिर म्यांमार में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में है बहुत, मतलब इनके बाद, इन सबके बाद इंडिया का नंबर आता है। भारत सरकार ने, तो दूसरा गलत हो गया। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आधुनिकता के लिए मजबूत ढांचा स्थापित करने 25 में करंट अफेयर्स था, और करंट अफेयर्स में हमेशा डील करता हूं, तो सरकारी योजनाएं हम लोग जरूर देखते हैं। और एनसीएमएम, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन आरंभ किया, बिल्कुल सही है। दुर्लभ मृदा था तो 13 धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों से बनते हैं, लेकिन ये 13 ना होकर 17 है, ठीक है। और जिसमें से 14 एक खास ग्रुप में है, 15 एक खास ग्रुप में है, और एक 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इनका डिटेल हम लोग आराम से देखते हैं जब इनकी क्लास होती है, तो हम लोग सारे उसके ग्रुप को, जो ग्रुप का नाम है उसका नाम है लैंथेनाइड्स। 15 लैंथेनाइड्स है, पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं इसको। और इसके अलावा 2 अन्य तत्व हैं, एक है स्कैंडियम और एक है येट्रियम। सो 17 तत्व है टोटल, 13 से ज्यादा है, ठीक है। आपको हमेशा डिजिट याद रखना है। आपसे अगर लेंथेसाइड, अगर आप ग्रुप का नाम पूछ ले तो लेंथेनाइड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? चौथा भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ 1 और 3 सही है। विमानन क्षेत्र में बीमा के बारे में कौन सा कथन सही है? विमानन हल बीमा, ये हल वाला नहीं, रिजोल्यूशन वाला नहीं, हल है ये, हल। हल बीमा, हल मतलब क्या होता है? फिजिकल वस्तु होती है कोई, भौतिक वायुयान के साथ ही उसके मुख्य भाग, बॉडी, इंजन और वायुयान पर विद्यमान विद्यमान उपकरण समाविष्ट होते हैं। बिल्कुल, कि अगर जहाज टूट जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसका हर्जाना, मतलब या उनको सपोर्ट करेगी उनको, जैसे हम लोग कार के एक्सीडेंट वगैरह पे इंश्योरेंस मिलता है हम लोग। 1999 में भारत सहित 130 देशों के राष्ट्रों द्वारा अंगीकार किए गए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ये वो वाला मॉन्ट्रियल नहीं है इन्वायरमेंट वाला, ये है एयर स्पेस के लिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एक हुआ था। प्रत्येक मृतक यात्री के परिवार को उस परिवार के द्वारा दोष सिद्ध करने की आवश्यकता के बिना ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ था ना एरोप्लेन का, बोइंग में, उसके बाद का ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये उस समय न्यूज़पेपर्स में खूब चर्चा में आया था, और मैंने लोगों से कहा भी था कि एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पे, और आया भी। और ये हल बीमा है। अगर एक्सीडेंट बीमा होता तो दूसरा होता, ठीक है। एक्सीडेंट बीमा होता तो वो अलग बात थी। तो दूसरे वाले में एक्सीडेंट बीमा की बात की है, हल वाले में भौतिक वायुयान की बात की है। तो ये 2 के दोनों सही है, और इसका सी आंसर है, सही उत्तर लिखना है ना, ठीक है। आगे, किसी विशिष्ट परियोजना के लिए वेब आधारित प्लेटफॉर्म, किसी विशिष्ट परियोजना के लिए वेब आधारित प्लेटफॉर्म, विविध समूह निधियन या क्राउड फंडिंग क्या है? पब्लिक से पैसा उठाना है ना। किसी विशिष्ट परियोजना के लिए वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से अनेक निवेशकों से निधि या छोटी मात्रा के लिए अनुरोध, विविध समूह निधियन है, बिल्कुल है। अगर आपने एक वेबसाइट पे कह दिया कि भाई, या कोई वेबसाइट है जहाँ पे क्राउड फंडिंग चल रही है, आपका छोटा मोटा बिजनेस है, आप गए वहां पे, किसी अदर कैपिटलिस्ट ने, छोटे मोटे कैपिटलिस्ट ही भले हो, थोड़े अमाउंट के लिए आपको सपोर्ट कर दिया, आपका स्टार्टअप चमक गया। एमएसएमई या एसएमईज है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसमें माइक्रो का नाम हटा दिया है। कठोर प्रक्रियाओं से गुजरे बिना पूंजी की निम्न लागत पर निधियां जुटाने में समर्थ है, बिल्कुल। पहले क्या होता था, सेबी में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में जाते, बहुत सारे लोग, अब लोग शार्क टैंक पे भी जाते हैं, ठीक है, शार्क टैंक पे पैसा उठाने। लेकिन यहाँ पे क्राउड फंडिंग के माध्यम से आप पैसा उठा सकते हैं। आपको इन्वेस्टर्स के यहाँ जा जाके
उनसे पैसा लेने की जरूरत नहीं है या उनसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित समितियों में से निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। आर एन मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र का व्यापक सुधार करना, ठीक है, इसके लिए बना था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA संगठन जिसके अंतर्गत उसे संगठित किया गया था ना, ये बात गलत है क्योंकि IRDA इनके सुझाव के बाद बना IRDA, तो इनको बिठाया होगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक IRDA बनना चाहिए। RBI या सेबी उस टाइम पे सेबी मैनेज करता, तो सेबी कितना मैनेज करेगा, तो IRDA स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस के लिए एक संस्था बैठाओ। तो ये बिठाया, उस पर एक संस्था बनाया और उसको बिठाया, ठीक है। LC गुप्ता समिति ये 1990 के एंड में था। ये 1990 मैंने ईयर लिखा होगा अगर, तो ये 1990 के एंड के टाइम पे, 1990 के दशक में था। ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने अपने नोट्स में लिखा है तो मुझे याद है इस तरीके से। LC गुप्ता समिति जो बनी थी वो 1996 में बनी थी, और ईयर आपको नहीं याद रखना है, ईयर पूछा भी नहीं है। और इनको भारत में व्युत्पन्न डेरिवेटिव ट्रेड आरंभ करने के लिए रूपरेखा तैयार करना था और सेबी ने बनाया था। बिल्कुल सेबी ने बिठाया था इनको, ये सही अपने आप में ये स्टेटमेंट। इसके अलावा 2013 में उर्जित पटेल समिति 2013 में बनी थी, और ये आवासीय क्षेत्र के लिए नहीं बनी थी, ये बनी थी मॉनेटरी पॉलिसी के सुधार के लिए। उर्जित पटेल समिति मॉनेटरी पॉलिसी के सुधार के लिए या फ्रेमवर्क बनाने के लिए बनी थी, और ये RBI ने बिठाया था। ये बिल्कुल सही है, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उर्जित पटेल इसलिए नहीं बने थे, तो ये उद्देश्य गलत हो गया, ठीक है। YH मालेगाम समिति बनी थी 2010 में, और ये RBI ने ही बिठाया था माइक्रो फाइनेंसिंग में रिफॉर्म के लिए। तो ये सही है बिल्कुल, तो 2 और 4 सही है सर, ठीक है। डी ऑप्शन। आपको कहाँ ध्यान देना, इसमें गलती कहाँ होती, इसमें गलती होती IRDA ने बिठाया नहीं था, इसकी वजह से IRDA बना था। और दूसरी गलती होती उर्जित पटेल में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के लिए +-2 वाला फॉर्मूला है, वो सब बातें कहां से निकल के आई, यहीं से आई, 4 + -2। इसके अलावा भारत में NBFCs के बारे में बात करने के लिए कह रहा है ये, ठीक है। NBFCs के बारे में बात कर लेते हैं। मांग जमाएं स्वीकार नहीं करती है, यानी डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती है, बिल्कुल सही बात है। टाइम डिपॉजिट लेती है, टर्म डिपॉजिट लेती है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। भारत में संचालित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC को भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है तो IRDA में होगी। अगर मान लीजिए किसी और काम के लिए, बड़े फाइनेंसिंग के लिए, शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए है, तो सेबी होगी। ऐसे ऐसे अलग अलग नियामक है, RBI सबको नियमित नहीं करता। NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग है ना, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का भाग NBFC नहीं है, सिर्फ बैंक है, और वो चेक नहीं जारी कर सकती है स्वयं के नाम, ठीक है। तो ये 3rd गलत हो गया। जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी नियम, नाम बहुत अजीब है, DICGC आप लिखिएगा, ठीक है, कि जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए निक्षेप DICGC की जमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि DICGC सबको सुविधा देता है। अगर आपका पैसा कोई ले डूबा है तो आपको वो DICGC इसमें सुविधा देगी, और ये RBI से रेगुलेट होते हैं तो ऑब्वियसली देगी, ठीक है, जमा लेने वाली बैंक सुविधा। तो जमा लेने वाली NBFC या टर्म डिमांड डिपॉजिट लेने वाली NBFC डिमांड डिपॉजिट नहीं देती है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती है, उसके बदले टर्म डिपॉजिट लेती हैं। तो 1 और 4 सही है इसमें। आगे बैठते हैं और आगे देखते हैं और लिखते हैं DPI के बारे में, MPI के बारे में। और MPI जो मल्टी पावर्टी इंडेक्स है ना, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी पावर्टी या गरीबी और इंडेक्स, ये एक सूचकांक है। आपको पता है कि इसमें UNDP बनाता है इस सूचकांक को, कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज की हेल्प लेता है, लेकिन UNDP इसका मेन, जो कह सकते हैं कि मेन इसको फॉर्मुलेट करता है अच्छे से।
और इंडिया का एक अलग ही एमपीआई बना हुआ है, ठीक है। तो एमपीआई का परिकलन अल्कीरे फोस्टर पद्धति से किया जाता है। ये मैं इकोनॉमी में बताता हूँ, जब हम लोग स्केलिंग करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहां मैं इसका नाम बताता हूँ कि अल्कीरे फोस्टर पद्धति थी। उसकी वजह से इस वजह पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सारे मानकों को, ठीक है। ये दो लोग इकोनॉमिस्ट थे। नीति आयोग द्वारा परिकलन किए जाने वाले एमपीआई कुल 12 संकेतक है, ये सही बात है, पहला और दूसरा दोनों सही है। नीति आयोग के एमपीआई और यूएनडीपी के एमपीआई में मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता उभयनिष्ठ या कॉमन संकेतक है, ऐसा नहीं है। ये मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता, ये मातृ स्वास्थ्य हेल्थ में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, बैंक खाता ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। ये आपको यूएनडीपी में नहीं मिलता, यूएनडीपी में 10 ही है, इंडिया में 12 संकेतक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 ए। ग्रैंड स्लैम फेवरेट स्पोर्ट है मेरा ये टेनिस, और नोवाक जोकोविच मेरे फेवरेट प्लेयर है, तो उसकी वजह से मुझे इसका आंसर पता है। इन टूर्नामेंटों का एक साझा शासन ढांचा एक साझा शासन ढांचा है जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों के बीच साझेदारी साबित करता है। बिल्कुल, उसका नाम है जीएसबी, ग्रैंड स्लैम बोर्ड। इसमें सबसे पहले ठंड में, जो हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी, ऑस्ट्रेलिया किसमें है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद फ्रांस में, जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो फ्रांस में भी गर्मी पड़ती है उस टाइम पे, क्योंकि हम दोनों उत्तरी गोलार्ध में है। फ्रेंच ओपन या इसी को बोलते हैं रोलैंड गैरोस। और एक है विंबलडन, जो कि सबसे फेमस है, विंबलडन। और एक है इसमें विंबलडन, और एक है इसमें लास्ट में जो है वो यूएस ओपन है, ठीक है। ये 4 आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं, और इसको कराने वाला जो बोर्ड है वो ग्रैंड स्लैम बोर्ड है। इन ग्रैंड स्लैम बोर्ड इन तीनों के नियम बनाता है, तीनों अपने आप में, चारों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, 4 के चारों ग्रैंड स्लैम, ठीक। बस ये ग्रैंड स्लैम बोर्ड इसलिए बनाया कि हम स्पेशल हैं, तो हम अपना एक कुछ रूल बुक बनाए कि कितने पॉइंट्स मिलेंगे, कितने सेट होंगे, टोटल 3 सेटर होगा या 5 सेटर होगा, तो उसके लिए ये रूल बनाते हैं अपने लिए। हालांकि खराब बात यह है कि मेल को 5 सेटर मिलता है, फीमेल को 3 सेटर ही मिलता है, तो इक्वलिटी होनी चाहिए वहां भी, है ना। ये टूर्नामेंट 14 वर्ष से अधिक की आयु के सभी अंतरराष्ट्रीय रैंक के टेनिस खिलाड़ी प्रवेश ले सकते हैं, गलत बात है ये। टॉप 500 इसमें एंट्री ले सकते हैं। किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी खिलाड़ी को प्राप्त होने वाले वाइल्ड कार्डों की संख्या की सीमा है। देखिए, वैसे तो मिलते 8 हैं, लेकिन लिमिट किसी ने बनाई नहीं है, जीएसबी ने लिमिट बनाई नहीं है। अगर 128 लोग हैं तो 120 लोग जाएंगे कंपटीशन से, इस रैंक से। इस रैंक के बाद इनका कंपटीशन होगा, और इसमें टॉप रैंकर्स जाएंगे, और फिर उसके बाद जो 8 हैं वो वाइल्ड कार्ड से आएंगे। ये खुद जो ग्रैंड स्लैम, अलग अलग ग्रैंड स्लैम के जो चेयरपर्सन है वो लोग अलॉट करते हैं, या मेंबर्स हैं वो लोग अलॉट करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 दोनों गलत हैं, तो केवल एक सही है।